नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने सपनों के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे होंगे और आगे मेहनत कर रहे होंगे। क्योंकि अगर जो परिस्थितियाँ आपको बदलनी है तो उसके लिए आपको बदलना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा। आज जो स्थितियाँ आपको मजबूर बना रही ना, यही स्थितियाँ आपको मजबूत भी बनाएंगी। मेहनत करिए और अपनी कलम से किस्मत को लिखिए। तो आप सबकी पॉलिटी की क्लास चल रही है। जैसे कि इससे पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा था कि संविधान के भाग के बारे में। हमारे संविधान में भाग कितने हैं? जैसे भाग 1 में संघ और राज्य का उल्लेख है, भाग 2 में नागरिकता का, भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, भाग 4 में आपकी डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। डीपीएसपी तक इससे पहले हमने पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे भाग 5। भाग 5 जिसे हम कहते हैं संघ। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 का उल्लेख है। भाग 5 आपका क्या है? आपके संविधान का सबसे बड़ा भाग है। अगर देखो आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हूँ तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जो भी आप लेखपाल के एग्ज़ाम के, बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में पॉलिटी जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। स्पीड अगर आपको कम ज़्यादा लग रही, यूट्यूब पे ऑप्शन होते हैं, वहाँ से एडजस्ट कर लीजिए। जो मैं पढ़ा रही हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। बस इतना जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ पढ़िएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उनको करिएगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। 10 जगह से पढ़ने से अच्छा एक किसी भी टीचर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और पॉलिटी के 10 वीडियो नहीं देखिए, लेकिन एक किसी भी टीचर को, मुझे फॉलो करना है, मुझे जिसको भी आपको पसंद आ रहा है उसके वीडियो देखिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, अच्छे से मेहनत करिए। अगर अभी तक आपका रिजल्ट में नाम नहीं आ रहा है तो कुछ कमियां हैं, उन कमियों को स्वीकार करिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मेरे साथ भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन मैंने उन गलतियों पे काम किया, उससे क्या आज मेरा रिजल्ट आया। ऐसे आपके साथ जो छोटी छोटी कमियां हो रही ना, उन पर ध्यान दीजिए। और जो मेरे साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेरे से ऑफलाइन पढ़ा था, जिन बच्चों का किसी वजह से नहीं हो पाया था, प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस बार अच्छे से पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए और इस बार सिलेक्शन लेना है। ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ एक दिन मैं लाइव जुड़ूंगी, कुछ जो आपके डाउट होंगे और डिस्कस करूंगी। अभी क्या हो रहा है, स्कूल में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, जैसे मैं फ्री होती हूँ करती हूँ। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम आज पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 5। हमने अपनी संविधान को किताब को अलग अलग भागों में बांटा है। हमारे संविधान की किताब में कुल 22 भाग है। हर भाग में कुछ अनुच्छेद दिए हुए और हर भाग में किसी विशेष टॉपिक की बात की गई है। जैसे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन, भाग 1 में संघ का वर्णन किया गया। भाग 2 अनुच्छेद 12 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 मूल अधिकार का, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग आपका 4 क्या है? भाग 4 में आपके डीपीएसपी का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 में भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया। भाग 5 आपके संविधान का सबसे बड़ा भाग है। तो सबसे पहले भाग 5 संघ क्या होता है, सबसे पहले एक बात आपको समझ में आनी है। क्योंकि आजकल पॉलिटी के क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। वो टाइम चला गया कि सिर्फ आपने आर्टिकल याद कर लिया, राष्ट्रपति याद कर लिया, नहीं, एक एक बात को अच्छी से समझना पड़ेगा। सबसे पहला वर्ड कह रहा है संघ। संघ का मतलब होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन। देखिए हिंदी में संघ, फेडरेशन को भी संघ कहते हैं और यूनियन को भी संघ कहते हैं। लेकिन भारत क्या है? भारत हमारा राज्यों का संघ है। भारत ने जो साइन कराया था किस पे कराया था? यूनियन पे कराया था। हमने फेडरेशन पे साइन नहीं कराया था। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या थी? अलग अलग रियासतें थी, 562 रियासतें थी। उन सारी रियासतों को एकीकरण कराया था। जैसे आपके हैदराबाद के निज़ाम अलग जा रहे थे, जम्मू कश्मीर अलग जा रहा था, तो जूनागढ़ अलग जा रहा था। इन तीनों को भी बड़ी मुश्किल से समेटा था। और भी बहुत सारी रियासतें थी, उन सारे रियासतों के राजाओं के साथ साइन कराया था। तो हमने उन राजाओं से साइन किस पर कराया था? उन राजाओं से साइन कराया था हमने विलय पत्र पर।
विलय पत्र पर साइन कराने का मतलब था जो राज्य आज भारत में शामिल हो जाएगा वो हमारे भारत से कभी भी अलग नहीं होगा। उसके लिए एक लाइन लिखी गई थी। कौन सी लाइन लिखी गई थी? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये लाइन एक बार पीसीएस के एग्जाम में पूछी गई, इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऐसा कर रहा है, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन में ऐसी लाइनें पूछ ले। तो जब भारत ने रियासतों से, देसी रियासतों से विलय पत्र पर साइन कराया था, तो क्या लाइन लिखी हुई थी? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। सबसे पहले दो शब्द आए भारत, एक शब्द आया संघ, एक लाइन आई विनाशी राज्य विनाश होने का मतलब क्या है? राज्य विनाश होने का मतलब है जो राज्य से आज भारत का हिस्सा हो रहा है उसका विनाश हो सकता है। विनाश का मतलब क्या हो रहा है भैया? प्रलय आ जाएगी, 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी? ना भाई, ऐसा मतलब नहीं होता। जैसे उत्तर प्रदेश, कल हम चाहें कि उत्तर प्रदेश से एक और नया राज्य बना दें, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो बन सकता है। और कल हम चाहें कि भैया उत्तर प्रदेश का विलय हम मध्य प्रदेश में करवा दें, हाँ जी करवा सकते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश का हम विलय, विनाश कर सकते हैं। विनाशी राज्यों का मतलब सुना, अविनाशी संघ होगा। अविनाशी संघ का मतलब अगर उत्तर प्रदेश ने भारत में मिल गया तो आज उत्तर प्रदेश चाहे कि हम भारत से स्वतंत्र हो जाएं तो नहीं हो सकते। आप अविनाशी हो, आप उनके साथ अलग नहीं हो सकते। ये दोनों अंतर समझ में आए कि नहीं आए? जैसे यूएसए, अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका ने कराया था फेडरेशन पर साइन, फेडरेशन पर साइन कराया था। वही इंडिया ने क्या कराया था? यूनियन पर साइन कराया था। देखो ये थोड़ा सा टफ है, पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक बार आपके यूपी ट्रिपल एससी ने भी पूछा है तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, इसलिए इसको समझने की कोशिश करेगा। यूएसए ने कराया था फेडरेशन पर। फेडरेशन का मतलब होता है, हिंदी में संघी बोलते हैं, परिसंघ, और यूनियन का मतलब होता है संघ। अमेरिका ने जब अपने यहाँ पे राज्य, उसके यहाँ पे जो प्रांत थे उन प्रांतों को साइन कराया था। कहा था कि आज आप यूएसए का हिस्सा बन रहे हो, कल आप चाहोगे तो यूएसए से अलग हो सकते हो। और वहाँ अमेरिका में क्या हुआ? स्वतंत्रता के कुछ पश्चात उनका आपस में गृह युद्ध हो गया। 50 के 50 प्रांत थे, वो अपना अलग होने लगे कि नहीं नहीं मुझे अमेरिका के साथ नहीं रहना, मैं तो अपना अलग देश बना लूँगा, मैं तो अपना यूनाइटेड अलग देश बना लूँगा, मैं तो न्यूयॉर्क अपना अलग देश बना लूँगा। इन सारी स्थितियां जब अमेरिका के सामने हुई तो फिर बाद में अमेरिका को अपने संविधान में संशोधन करना पड़ा। उसने कहा देखिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हो लेकिन आप हमसे अलग नहीं हो सकते हो। हम आपका विनाश नहीं कर सकते हैं लेकिन आप भी हमसे अलग नहीं हो सकते हो। इसीलिए अमेरिका में कितने 50 प्रांत हैं। अगर सरकार चाहे कि अमेरिका के किसी प्रांत को, न्यूयॉर्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे तो वहाँ नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ न्यूयॉर्क भी अमेरिका से अलग नहीं हो सकता। ऐसा उनके यहाँ पे एक समझौता करना पड़ा था, संशोधन करना पड़ा था। और ये सारी स्थितियां हमने देखी थी क्योंकि हम तो अमेरिका के बाद में स्वतंत्र हुए थे, तो हम समझ गए थे कि अगर हम फेडरेशन पे साइन कराएंगे तो कल तो हमारे यहाँ पे आराम से ऐसा होगा, क्योंकि हम तो किसी बात में एक मत हो ही नहीं सकते हैं। तो फिर हमने क्या कराया? यूनियन पर साइन कराया। हमने कहा एक बार आप हमारे अंदर आ जाओगे, प्रवेश कर लोगे, तो हम आपको चाहे तोड़ें फोड़ें कुछ भी करें, लेकिन आप हमारे यहाँ से जा नहीं सकते हो। दोनों का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब हम क्या कर सकते हैं? बिहार को तोड़कर झारखंड बना सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड बना सकते हैं, हम मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बना सकते हैं, हमारा मन कर जाए तो हम जम्मू कश्मीर से लद्दाख बना सकते हैं, हमारा मन कर जाए तो हम दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक में मिला सकते हैं। कल हमारा मन कर जाए तो हम बिहार और झारखंड को मिला देंगे, कल हमारा मन कर जाए तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को मिला देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, इनमें से कोई राज्य ऐसा नहीं है कि हम कहते कि हम भारत से अलग होकर अपना अलग देश बना रहे, नहीं। तो हमने किस पर साइन कराया था? हमने विलय पत्र पर साइन कराया था। विलय पत्र पर साइन कराने की लाइन कौन सी थी? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन, कोई कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब पहली बात आपको संघ है, भारत किसका संघ है? भारत राज्यों का संघ है। संविधान के भाग 1 में हमने पढ़ा था भैया भारत राज्यों का संघ क्या है।
अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आइडिया कर रही हूँ, इस बात को मानकर चल रही हूँ कि जो आपने पहले पढ़ा था वो आपको याद होगा, क्योंकि अगली क्लास में वो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड रहेंगी, इसलिए वो सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। पॉलिटी में अगर आपको पीछे का नहीं याद है तो आगे आगे का आप कनेक्ट नहीं बना पाओगे, इसलिए उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपने ये तो पता चल गया भैया भारत क्या है, भारत ने किस पे साइन कराया, तो राज्य क्या है, राज्य समझ में आ गया, संघ क्या होता है। एक बात और समझ लो, तो सबसे पहले हम एक बात पढ़ते हैं भैया, भारत के अंतर्गत, भारत को हम जब संविधान में पढ़ेंगे तो देश के स्थान पर राज्य ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राज्य या संघ। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 में एक परिभाषा आई थी, राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य क्या है, उसने कहा जितने भी हमारे राज्य है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये राज्य है। उसने कहा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं ये सब भी राज्य का हिस्सा है। उसने कहा जो भी हमारे संसद का अंग है, भारत सरकार है, वो भी हमारे राज्य का हिस्सा है। उसने कहा जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायत नगर पालिका, ये भी हमारे राज्य का हिस्सा है। अब हम एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 52 से 78 में हमने संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया। देखो संघ है, इस देश को चलाने के लिए कौन चलाएगा, हमारे यहाँ पे 3 हिस्से होते हैं, एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है, एक न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका आपके कामों को एक्जीक्यूट करवाती है। विधायिका क्या करती है, विधायिका आपके नियम कानून को बनाती है। न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका आपके नियम कानून को लागू करती है और जो नियम कानून पालन नहीं करता उसको दंडित करती है। नियम बना दिया गया संसद में बैठे बैठे कि जो वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग नहीं करेगा उसके ऊपर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अब ये तो नियम किसने बना दिया, ये नियम बना दिया विधायिका में। इस नियम को लागू कौन करवाएगा, कार्यपालिका। विधायिका ने ये नियम की कॉपी हर जिले में पहुंचवा दी। जिले में डीएम साहब ने सबको बंटवा दिया, पुलिस वालों को बैठा दिया लाइन में कि जो 2 हेलमेट ना पहन के आए उससे लीजिएगा जुर्माना। अब आपने, पुलिस वाले ने आपको पकड़ा कि भैया आप तो हेलमेट नहीं पहने, आपका जुर्माना लगेगा। अब बोले नहीं नहीं जुर्माना नहीं देंगे, या तो फिर वो पहुंच गया आपको लेके न्यायपालिका। न्यायपालिका ने आपको किया दंडित कि भैया आपको करने हैं हमारे नियम कानून का पालन। तो ये हमारे देश के संचालन के 3 स्तर होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये सब आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। अब कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका के अंतर्गत आपके अधिकारी गण आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। क्योंकि स्तरीय स्तर से तो क्या होता है, नियम आपके बनते हैं कहाँ पे, नियम बनते हैं संसद में। आपके संसद के भी 3 अंग होते हैं, संसद के सदन 2 होते हैं, अंग 3 होते हैं, आगे पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, संघ की कार्यपालिका में शामिल कौन होता है। संघ की कार्यपालिका में आपका राष्ट्रपति होता है। भारत का सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। हमारे भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ये बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में कही गई कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति में क्या होगी, संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति उसके अधीन होगी। या कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भैया 4-5 लोगों के नाम दिए थे, 4 लोगों के पूछा था इनमें से कौन सा संघ की कार्यपालिका का भाग नहीं है, तो जो राज्यपाल है, राज्यपाल आपका संघ की कार्यपालिका का भाग नहीं होता, ये आपके राज्य की कार्यपालिका का भाग होता है। जैसे कि केंद्र की कार्यपालिका होती है कि राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है, महान्यायवादी। उसी प्रकार हर राज्य की अपनी कार्यपालिका होती है, उसमें होता है आपका राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, आपके मंत्रिमंडल होता है और महाधिवक्ता होता है। वो क्या होता है, राज्य की कार्यपालिका होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हम एक एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 कह रहा है कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा, भारत कैसा देश है, भारत हमारा गणतंत्र देश है। गणतंत्र का मतलब क्या हुआ, गणतंत्र का मतलब हुआ हमारे देश के प्रमुख का पद वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा। हमारे भारत देश का सबसे प्रमुख पद कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या निर्वाचित होगा कि राष्ट्रपति आपका वंशानुगत आएगा, नहीं, हमारे यहाँ का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है।
हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ऐसा तो है नहीं कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है तो कल इन्हीं के खानदान से कोई बनेगा। ये जैसे हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के खानदान का कोई व्यक्ति बन रहा है। भारत गणतंत्र है, गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है हमारे राष्ट्र का प्रमुख पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। अनुच्छेद 52 में सबसे बड़ी बात बोल देगी कि भैया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कह रहा है संघ की कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका जिन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने, किसी भी रूल कानून को एग्जीक्यूट करने की पावर किसके पास होगी? हमारे प्रेसिडेंट के पास होगी। और एक बात और लिखी गई जो हम बोलते हैं ना, राष्ट्रपति औपचारिक मात्र का प्रमुख होगा। क्यों? कहा गया कि भैया राष्ट्रपति अपने इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। तो राष्ट्रपति अपनी आधी से ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? प्रधानमंत्री के माध्यम से करता है। दो बात आपको समझ में आ गई कि नहीं है? पहले दोनों आर्टिकल समझ लेते हैं। अनुच्छेद 52 भारत के एक राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 53 भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख है। भारत सरकार का जो भी काम होगा, भारत सरकार कोई संधि करेगी, भारत सरकार कोई समझौता करेगी, भारत सरकार किसी को इनविटेशन देगी, भारत सरकार किसी को बुलाएगी, सब राष्ट्रपति के नाम से होगा। यही मतलब होता है संघ की कार्यपालिका का प्रमुख। क्लियर हो क्या? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। दो बातें तो आपने मैं बता दी कि भैया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, और हमारा भारत देश कैसा है? गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख का पद निर्वाचित होगा। तो भैया निर्वाचन होगा कैसे? अनुच्छेद 54 बता रहा है कि निर्वाचन होगा कैसे। तो अनुच्छेद 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन में डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेगी। अगर जनता भाग नहीं लेती तो कौन? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अच्छा, जनता चुनती किसको किसको है? अब अपने यहाँ के गांव प्रधान को चुनते हो क्या? हाँ जी, वो तो बहुत छोटे स्तर में होगा, स्थानीय निकाय स्तर पे। बड़े स्तर पर आप किसको चुनते हो? हाँ जी, बिल्कुल सही, बड़े स्तर पर आप एमपी और एमएलए को चुनते हो। अब आपके एमपी और एमएलए को आप क्या करते हो? बड़े स्तर में चुनते हो। अर्थात आप किसको चुनते हो? सांसद को चुनते हो। और आप किसको चुनते हो? विधायक को चुनते हो। अब सांसद तो होते हैं आपके देश स्तर में, लोकसभा या राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और विधायक होते हैं राज्य स्तर पे, सिर्फ आपके राज्य का विधायक होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अलग होगा। तो आप बताओ राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेगा? भैया सांसद लेगा, क्योंकि सांसद पूरे देश के होते प्रतिनिधित्व करते हैं। और राष्ट्रपति भी तो ऐसा तो नहीं कि आपके उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, कि आपके बिहार का हो जाएगा, कि आपके मध्य प्रदेश का हो जाएगा, ना जी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद भाग लेता है। कौन सा सांसद भाग लेगा? लोकसभा का कि राज्यसभा का? लोकसभा का और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसी के साथ साथ दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसको अभी हम पढ़ लेंगे। तो अनुच्छेद 54 कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और उसका नाम पूछेगा तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मध्य पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 3 आर्टिकल याद हुए कि नहीं हुए? इसी के साथ साथ कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होगा? पता तो होगा कि चुनाव होगा कैसे, लेकिन चुनाव में वोट देगा कौन? चुनाव में वोट देते हैं आपके सांसद महोदय। सांसद होते कहाँ पे? संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, होता है एक राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के वो सदस्य जो कि निर्वाचित होकर आए हैं। भैया लोकसभा में तो मोस्टली सदस्य आपके निर्वाचित होकर आते हैं, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? मनोनीत सदस्य भी आते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों का तो मनोनयन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो जो मनोनीत सदस्य आए हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का मौका नहीं मिलता। संसद के लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं? भाग लेते हैं। भैया आपके पहले तो सांसद ने आपके ले लिया कि नहीं ले लिया? इसी के बाद राज्य विधानसभा, आपके राज्य की विधानसभा में भी तो विधायक होंगे।
ये विधायक भी तो जनता से चुन के आए हैं ना। तो आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, जिन जिन राज्यों में वहाँ के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इसी के साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी तो राज्य है नहीं, ये तो भैया यूटी है। अब देखो, संसद के सदस्य लोकसभा राज्यसभा का तो मौका मिल गया, इसी के साथ साथ राज्य विधानसभाओं को मिल गया। तो भैया दिल्ली पुदुचेरी तो राज्य नहीं है, तो क्या ये कहाँ जाएंगे, ये अपना प्रतिनिधित्व कैसे देंगे। इसीलिए हमने 70वां संविधान संशोधन किया था 1992 में। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कहा गया, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे। इतनी बात अभी तक आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। सबसे पहले भाई हमने समझा संघ क्या है। भारत राज्यों का संघ है। कैसा संघ है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इतनी बात समझ में आ गई। भारत ने विलय पत्र पर साइन कराया था, हाँ जी। इसी के बाद अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 52 कह रहा है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। भारत सरकार के कार्यों को संचालन के 3 स्तर होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कार्यपालिका क्या करती है? विधायिका नियम कानून को बनाती है, कार्यपालिका आपके नियम कानून को लागू करवाती है, न्यायपालिका जो नियम कानून को लागू नहीं करता उसको दंडित करती है, काम होते हैं। अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 54 कह रहा है कि भैया राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो हमने बताया कि भैया राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो मत देता कौन है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं। तो जनता चुनती किसको है? एमपी, एमएलए, सांसद और विधायक को। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये बात हमने एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी थी। वो संविधान संशोधन कौन सा है? 70वां संविधान संशोधन 1992 में। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछिएगा। चीज़ें समझ में आ रही तो एक थम्स अप और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है इन सारे शेड्यूल के बीच में आपको टाइम निकालने के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक प्रक्रिया क्या होगी कल की क्लास में पढ़ेंगे। पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, बहुत कुछ बनिएगा, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिएगा। अपने माँ बाप का सम्मान करिएगा, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, एक अच्छा इंसान बनिए, अच्छे नागरिक बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।